सुप्रीम कोर्ट अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट पे क्लास चल रहा है, तो वो हम देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें और इसके बारे में, तो ओरिजिनली हम देखें 1950 में सिर्फ़ 8 जज थे, जिसमें से 7 सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 1 जो था ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। ओके, तो टोटल 8 थे। बट अगर अभी की बात करें तो 34 जजेस हैं। 34 मतलब कि 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस। ओके, इन 33 जज में से सिर्फ 1 फीमेल है और वो 1 फीमेल आपके स्क्रीन पे दिख रही है ना? तो सिर्फ 1 ही फीमेल है जो सुप्रीम कोर्ट की जज अभी है। क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आप हाई कोर्ट में 5 साल जज के तौर पे काम करोगे। अगर ये नहीं किए हो, तो कम से कम 10 साल आपने एडवोकेट का काम किया हो। ओके, इन हाई कोर्ट, समझ आया? आप ये करोगे तभी सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाओगे। और एक तीसरा ऑप्शन भी होता है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी एक अच्छे इंसान को, मतलब जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, उसको अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। पर ये वाला जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये हाई कोर्ट के पास नहीं है। ये वाला तीसरा वाला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो प्रेसिडेंट करता है, स्टेट में गवर्नर नहीं कर सकता है। मिनिमम एज हमारे संविधान में प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। अपॉइंट कौन करता है? तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना? इनका अपॉइंट कैसे होता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का? तो इसके लिए एक बॉडी होती है कोलेजियम, तो उसके थ्रू अपॉइंट होता है। तो अभी मैं आपको कोलेजियम वाला पूरा स्टोरी बताऊंगा। ओके, तो इसके लिए 4 जज केस होते हैं। पूरा कहानी आप समझिए, ये आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली हमारे देश में पहले क्या होता था, आप देख रहे होंगे एक कॉलेजियम सिस्टम पहले तो नहीं था, हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। ओके, आर्टिकल 124 में ये बोला गया है कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो सारे जजेस को अपॉइंट करेगा। ओके, बट इन केस ऑफ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट लेगा, है ना? अब होता क्या है, सब चीजें बहुत अच्छा चल रही थी। एक दिक्कत होता है, जैसे उस समय ये कन्वेंशन था, कन्वेंशन ये था कि हमेशा जो जज बनेगा, वो कौन बनेगा? सीनियर मोस्ट, जो सबसे सीनियर होगा, सीनियरिटी के हिसाब से वो लोग जजेस बनाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। बट इंदिरा गांधी जी की सरकार में क्या होता है, वो सुपरसीड कर देती है। 3 जजेस होते हैं, वो उनको बनना था सुप्रीम कोर्ट का जज, पर वो किसको बना देती हैं? एक थे, उनका नाम है क्या, एन राय, एन रॉय। इनको क्या करती हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बना देती हैं। जबकि ये सीनियर नहीं थे, ये चौथे नंबर पे थे, तो ये सुपरसीड करके इनको जज बना देती है। फिर आता है पहला जज केस, आता है 1982 में, और उसमें ये बोला जाता है, ओके ये यहाँ पे है, ये पहला जज ये था कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट कर देगा। ओके, पहला वाला जो ये था कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा, ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है पहले जज केस में, जो एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट ने अपने पावर का मिसयूज किया। कैसे मिसयूज किया? आपने देखा अभी, कैसे मिसयूज किया? एएन राय को इन्होंने क्या किया, ये सीनियर नहीं थे तब भी इनको जज बना दिया। फिर दूसरा केस आता है सेकंड जज केस 1993 में। इसमें इनकी पावर को कम कर देते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये फाइनल अथॉरिटी हो गया। अब तक फाइनल अथॉरिटी कौन था? यहाँ पे प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट फाइनल अथॉरिटी था। अब कौन हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो फाइनल अथॉरिटी हो गया। एकदम सही बताया राजकुमार जी। ये लोग प्रेसिडेंट अपने आदमी को बनाते थे ताकि बिल विल पास करना हो तो बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, फिर ये दूसरा जज केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। तीसरे जज केस में क्या आता है? कोलेजियम सिस्टम आता है। कोलेजियम सिस्टम, अब यहाँ पे एक दिक्कत, आप खुद ही सोचो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो एक इंसान है, वो भी तो गलत काम कर सकता है ना? तो कोलेजियम सिस्टम में क्या होगा कि 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा ही,
इसके साथ 4 लोग और होंगे जो फैसला सुनाएँगे। तो ये तीसरा जज केस है। इसके बाद चौथा जज केस आता है जो मैंने आपको एक दिन बताया था 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में। अब आपने देखा होगा कोलेजियम कोई दूध का धुला नहीं है, उसमें भी बहुत नेपोटिज़्म होता है। आप देखते जाओ जितने भी ये हैं जजेस हैं उनके परिवार के ही जजेस बनते जा रहे हैं, है ना? क्योंकि जजेस में अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो होता है बहुत लंबा होता है प्रोसेस। तो इसमें ये बोला गया कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में तुम एग्जीक्यूटिव को भी शामिल करो। अभी की हम बात करें तो कोलेजियम में कौन है? सिर्फ जुडिशरी के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर नहीं है। तो ये क्या बोलता है? इससे कोलेजियम ये कहता है कि नहीं भाई एनजेएसी आने से हमारी जो फ्रीडम है, हमारा जो इंडिपेंडेंस है, हम जो फैसला सुनाते हैं, वो हैम्पर होगा। इस वजह से क्या करते हैं कि इसको ये नल एंड वाइड घोषित कर देते हैं मतलब कि खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा 4 जज केस देखा जो आपके स्क्रीन पे है। ओके? फिर आते हैं हम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इनका क्या नाम है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है आपने देख लिया। अब इनको हटाते कैसे हैं? इसको कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस और ये कहाँ से लिया गया है जो जजेस को हटाया जा रहा है तो ये अमेरिका से लिया गया है। ओके? अब इसको हटाने के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहते हो, तो ये प्रोसेस आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। लोकसभा से भी शुरू कर सकते हो और आप राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट के केस में आपने देखा था सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू करोगे। सिर्फ 2 ही ग्राउंड हैं। प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ 1 ग्राउंड था, मैंने आपको कल बताया था। लेकिन अब जज को हटाने के लिए हमारे संविधान में 2 ग्राउंड मेंशन है और वो दोनों ग्राउंड क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। इन 2 आधार पे सुप्रीम कोर्ट के जज को आप हटा सकते हो। इसके लिए होता क्या है? जो पार्लियामेंट होता है वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को। तो हम देखते हैं कैसे। अगर अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, तो लोकसभा में हम आएँगे, लोकसभा में सबसे पहले 100 मेंबर उस पे साइन करेंगे। फिर 100 मेंबर साइन कर देंगे, तो वो जाएगा स्पीकर के पास। अब स्पीकर के पास 2 ऑप्शन है, या तो स्पीकर उसे एडमिट कर ले या तो उसे रिफ्यूज़ कर दे। अगर स्पीकर उसे एडमिट कर लेगा, तो एक 3 मेंबर की कमिटी बनाएगा। 3 मेंबर की कमिटी क्यों बनाएगा? ये जाँच करने के लिए कि क्या सच में ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना चाहते हैं, इसका बिहेवियर सच में मिसबिहेवियर है या सच में ये इनकैपेसिटी है मतलब कि ये काम करने योग्य नहीं है। तो 3 मेंबर की कमिटी में कौन-कौन होगा? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है। मतलब कि वो जो 34 मेंबर थे ना, जजेस आप सब उसमें से कोई एक हो सकता है। दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और तीसरा डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। तो ये 3 लोगों की कमिटी बनेगी, ये उस पे जाँच करेंगे। फिर इस कमिटी को लगेगा कि हाँ भाई, वो सच में गिल्टी है, तो उसको क्या करेंगे वो पास होगा, लोकसभा में पास होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। फिर जब लोकसभा से पास हो जाएगा तो राज्यसभा जाएगा और फिर जब राज्यसभा से पास हो जाएगा तो वो जो जज है वो फाइनली क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। अपने पोस्ट से वो हट जाएगा। बट अच्छी बात ये है कि अभी तक एक भी जज को हटाया नहीं गया है। सेम यही प्रोसेस राज्यसभा में होता है, पर यहाँ पे लोकसभा में 100 मेंबर ने साइन किया था, राज्यसभा में आप जानते हैं मेंबर की संख्या कम होती है, तो यहाँ सिर्फ 50 पेपर ही होंगे और इसके बाद सारा प्रोसीजर वैसे ही चलेगा। ओके, तो ये आपने देखा कैसे हटाते हैं। अब कुछ चीज़ें हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। प्रेसिडेंट सॉरी इनको शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट का जो जज है उससे शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, रेजिग्नेशन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। बट जो हाई कोर्ट का जज होता है ना, उसको भी रेजिग्नेशन हटाता कौन है? तो प्रेसिडेंट को ही वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। गवर्नर जो था अपॉइंटमेंट भले करता है हाई कोर्ट के जज का, लेकिन हटाता कौन है? प्रेसिडेंट। ओके? टेन्योर क्या होता है?
अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो तो आप 65 ईयर के हो, फिर आपको रिजाइन करना होगा। और अगर आप हाई कोर्ट में हो तो 62, 3 साल कम होता है ना? आपको सैलरी कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दोनों की, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, दोनों की सैलरी यहीं से दी जाती है। ओके, तो आपको इतना समझ आया? फिर आते हैं कुछ पावर देखते हैं। हमारे जो जजेस होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनके पास पावर होता है। संचित निधि, संचित निधि कहाँ होती है? हाँ, हाँ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। ओके। पावर बताइए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर होता है? तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहला तो पावर ये होता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल नंबर 131। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, इसे कहते हैं ओरिजिनल। जैसे फंडामेंटल राइट, है ना? जो आपने देखा था फंडामेंटल राइट के केस में। और भी जैसे होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, और क्या-क्या आता है? जैसे कोई भी अगर सेंटर है और स्टेट के बीच में मैटर है, स्टेट और स्टेट के बीच में मैटर है, तो वो कौन उस मैटर को सॉल्व करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? अपील आप जानते हो, जब सुप्रीम कोर्ट तक कोई केस अपील के थ्रू जाता है, तो उसे कहते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन मैंने आपको बताया है, आर्टिकल नंबर 32। 5 प्रकार के रिट होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ससरी, क्वो वारंटो। ये मैंने आपको बताया था, आर्टिकल नंबर 32। और ये भी कैसा पावर है? ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट एक्सक्लूसिव नहीं है, हालांकि पूछेगा नहीं। चलिए, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ये 143 आर्टिकल होता है। एडवाइजरी का मतलब ये होता है कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये आर्टिकल नंबर 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकते हैं। ओके। अभी आपको रिसेंट में तमिलनाडु में जो हुआ था, वहाँ पे वो जो जो गवर्नर बिल पास नहीं कर रहा था, तो प्रेसिडेंट ने इसी आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जज से 15 सवाल पूछे और उस पे पूछा कि क्या ये सही है जो आपने किया है। चलिए, जुडिशियल रिव्यू आप लोग जानते ही हैं। जब भी लेजिस्लेटिव कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के अगेंस्ट हो, तो उसको आर्टिकल नंबर 13 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और 226 के थ्रू थ्रू हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है ना? तो भविष्य में वो रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, उसके आधार पे हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट है वो फैसला सुना देते हैं। तो वो एक तरीके से उनके लिए क्या बन जाता है? एक सबूत बन जाता है। जैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैसला सुनाया 1970 में, तो 2002 में हाई कोर्ट में कोई केस गया, तो वो बोलेगा कि देखिए सर, 1970 में इन्होंने मुझे इस केस में उस इंसान को इन्होंने माफ कर दिया था, तो मैंने भी तो वही गलती किया है, तो मुझे भी माफ करो आप। और हाई कोर्ट को माफ करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कर चुका है तो आप भी करोगे, है ना? तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है, हाँ सही बताया आपने, वो रूलिंग बन जाता है, रूलिंग बन जाता है ना। इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन क्या होता है? संविधान को इंटरप्रिटेट करने का। जैसे आप देखते होंगे, संविधान ही तो है। जब संविधान लोग बना था तो ये लोग इतने ज्ञाता नहीं थे, इन्हें इतना नहीं पता था कि आने वाले 100 साल में क्या होगा। इनको तो पता भी नहीं था कि एआई भी आएगा, ये सारे साइबर क्राइम, ये सब सारी चीजें होंगी। तो समय-समय पे अगर संविधान को इंटरप्रेट करना होता है, कोई ऐसा केस चला जाता है कोर्ट में जो संविधान में लिखा ही नहीं है, तो कौन इंटरप्रिटेट करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रिटेट करता है ना? आर्टिकल 142 को कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत पूछ रहा है इस समय। आर्टिकल 142 को कंप्लीट जस्टिस क्यों बोलते हैं? इसका मतलब ये होता है कि इसके पास इतना पावर है, इतना पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि बियॉन्ड स्टैट्यूट, मतलब कि ये हर चीज जो संविधान में नहीं लिखा है या जो लेजिस्लेचर नहीं कर पा रहा है,
सारे चीज के ऊपर जाके वो उस पर कानून बना सकता है। तो इसलिए सही भी है और कई जगह गलत भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का बहुत यूज किया है, जिसे कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। तो ये सारी चीजें हमने देखी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब हम देखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आप लोग जानते हैं, सबसे पहले जो हाई कोर्ट बना था 1862। 1862 में कहाँ-कहाँ बना था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। उसके बाद बनता है 1866, ये बनता है इलाहाबाद में। सायरा बानो केस में गलत किया था। पुट्टा स्वामी केस 1917 में गलत किया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में, उनको पेंशन जो कंपनसेशन दिया था, वहां पे इस पावर का यूज किया था। और कहाँ यूज किया था? ऐसा बहुत जगह पे इसने इस पावर का यूज किया है। क्योंकि लेजिस्लेचर आप देखते हैं कितना धीमा काम करता है। तो लेजिस्लेचर धीमा काम करता है, तुरंत न्याय देना होता है, तो इसने इस पावर का बहुत यूज किया है। फिर देखिए, तो हाई कोर्ट आपने देखा, तो 7वां संशोधन जब हाई कोर्ट में हुआ था, तो इसने क्या बोला कि जो कॉमन हाई कोर्ट, 1 या 2 राज्य जो होते हैं, उससे ज़्यादा कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं। आपको अगर हम अभी की बात करें, तो अभी अगर आप देखेंगे तो कितने हाई कोर्ट हैं? अभी की हम बात करें तो सिर्फ 25 हाई कोर्ट है ना? पर राज्य और यूनियन टेरिटरी देखें तो आई थिंक 36, 37 आपके पूरा ये है। तो कैसे मैनेज होगा? तो इस तरीके से एक जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, वो 1-2 राज्यों को देख सकता है। फिर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने सारे 25 हाई कोर्ट आपके दिख रहे होंगे। हुँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने ऊपर एकदम ऐसे लिखा, आपको समझ आएगा। जो 7 सिस्टर है ना, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसके केस में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, गुवाहाटी, असम में। आ, हाँ, पानी ले लिया। देखिए, इसके लिए सिर्फ क्या है, एक ही हाई कोर्ट है जो असम में है ना। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये चारों राज्य हैं, इसके लिए सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है। कौन सा है? असम वाला। फिर त्रिपुरा का अपना हाई कोर्ट है, सिक्किम का अपना हाई कोर्ट है, मेघालय का अपना हाई कोर्ट है, मणिपुर का अपना हाई कोर्ट है। और ये कब बना था आप देख सकते हो, 1948 में। 1948 में क्या हुआ था, ये असम का हाई कोर्ट बना था। 2013 में त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम, 2013 में मेघालय का हाई कोर्ट बना, और मणिपुर का भी 2013। फिर अगर आप देखें यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे दादर नागर हवेली, दमन और दीव, ये सारे यूनियन टेरिटरी, इसका सिर्फ ये किस हाई कोर्ट में इसको डील करते हैं? तो बॉम्बे हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार जो होता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट से मैनेज हो जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का बस एक ही हाई कोर्ट है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि लद्दाख भी जम्मू कश्मीर मैनेज कर लेता है। ओके। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आप लोग जानते हैं, तो लक्षद्वीप कहाँ पे है? ये केरला हाई कोर्ट है ना। केरला हाई कोर्ट जो है वो लक्षद्वीप को मैनेज कर लेता है। मद्रास हाई कोर्ट है, वो पुडुचेरी को मैनेज कर लेता है। और चंडीगढ़, दिल्ली आप लोग जानते ही हैं, पंजाब वगैरह। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 25 हाई कोर्ट है अपने देश में। और ये देखेंगे तो आपने देखा कैसे एक हाई कोर्ट 3-4 राज्यों को मैनेज कर रहा है। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट बताया है, तो आपको हाई कोर्ट में दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेम वैसे ही है। तो आप लोग बताइए क्वालिफिकेशन, आपको अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो पहले तो नागरिक होना चाहिए आपको। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपका जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिस कितने साल का होना चाहिए? यहाँ पे हल्का सा याद रखना है, दोनों 10 साल का होगा। जुडिशियल ऑफिस भी 10 साल का होगा और एडवोकेट भी आपको 10 ही साल का। वहाँ पे 5 साल था, यहाँ पे दोनों 10 साल है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला, है ना? वो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है। सिर्फ यही 2 ऑप्शन है आपके पास, सिर्फ 2 ऑप्शन है।
ओके। शपथ कौन दिलाता है? अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो शपथ कौन दिलाएगा आपको? ओके, सही बता रहे हैं आप लोग। हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी सैलरी कौन बताता है? सैलरी कौन डिसाइड? लेजिस्लेचर करेगा, जो राज्य का विधानसभा है वो सैलरी डिसाइड करेगा या पार्लियामेंट करेगा? बताइए आप लोग। सैलरी जो है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। आप लोग ये मत सोचना कि ये तो स्टेट का हाई कोर्ट है तो विधानसभा करेगा। नहीं, विधानसभा नहीं करेगा। कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। और आपने जैसे बताया ओथ शपथ यही दिलाते हैं, हटाता कौन है? तो हटाता है आपका प्रेसिडेंट। टिन्योर बताइए, हाई कोर्ट का जज बनना है तो टिन्योर क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट के जज बनने के लिए टेन्योर कितने साल का होना चाहिए? 62 साल, बहुत सही। रिमूव कौन करेगा? रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट को ये लेटर लिख के रिजाइन दे सकते हैं। अब प्रेस इसको ट्रांसफर कौन करता है? जैसे एक हाई कोर्ट में जज है, उसे दूसरे राज्य में भेजना है, तो प्रेसिडेंट करेगा या गवर्नर करेगा? बताइए आप लोग। जजेस का ट्रांसफर कौन करेगा? नहीं, प्रेसिडेंट ही करेगा। ओके। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, इनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जो इनका इंडिपेंडेंट होना इसीलिए जरूरी है, अगर ये स्वतंत्र नहीं होंगे तो फैसला कैसे सुनाएंगे? है ना, फैसला नहीं सुना पाएंगे, वो बायस्ड हो जाएगा। इसीलिए कुछ पोस्ट हमारे देश में ऐसे हैं, उनका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, कैग हो गया, तो इनका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और ये स्वतंत्र कैसे होते हैं? तो इसके लिए इनके पास कुछ चीजें संविधान में लिखी गई है। जैसे इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ना, अपॉइंटमेंट इनका एकदम इनके तरीके से होता है ना? अपॉइंटमेंट में कोई इनका जो टेन्योर होता है वो सिक्योर होता है। सिक्योर होता मतलब ये कि ये नहीं पार्लियामेंट कहेगा तुम मेरे हिसाब से काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें 1 साल में निकलवा दूँगा। नहीं, एक बार जो हो गया, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझे मेरे पोस्ट से हटा दो। मतलब इनकी जो सर्विस होती है ना, इनकी सर्विस फिक्स होती है। तीसरा इम्पोर्टेंट, इनको जो सैलरी मिलती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। मतलब ये कि देश की सरकार इनकी सैलरी कम नहीं कर सकती है। ओके, ये सारी चीजें। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज, बैन है। क्या बैन है? ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। देखिए, यहाँ पे होता ये है, केंद्र सरकार ये बोलेगा कि चलो भाई ठीक है, तुम मेरा ये काम कर दो, जब तुम रिटायर हो गए तो मैं तुमको ये पोस्ट दे दूँगा, वो पोस्ट दे दूँगा, लालच देगा। तो इसीलिए तुम इस रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ताकि आप पार्शियल रहो, ताकि आप बायस्ड ना हो। ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट है ना, इनके पावर को कम नहीं कर सकता, पावर को कर्टेल नहीं कर सकता है। इतना इनके पास पावर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये सेपरेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होते हैं। मैंने कल वाले क्लास में बताया था, ये सेपरेट होते हैं ताकि अपना फैसला खुद ले सके। और चीज़, अगर कोई इनकी बात नहीं मानेगा, तो इनके पास पावर होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर इनकी बात नहीं मानोगे, तो ये आपको पनिश कर सकते हैं। ओके? तो ये सारी चीज़, ये सेम सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है। अब पावर ऑफ हाई कोर्ट क्या है? तो सेम जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था ना, यही पावर इसके पास भी है। जैसे इसके पास भी रिट पावर है, तो रिट का आर्टिकल आप लोग जानते ही हैं, 226। इसके पास भी पावर है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब मैंने बताया था ओरिजिनल में कौन-सा होगा? एमपी और एमएलए के चुनाव में अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वो किसके पास जाएगा? डिस्प्यूट अगर हो रहा है, तो किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट के पास।
ओके, तो ये आपको याद रखना है। और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाला वो सुप्रीम कोर्ट के पास, ये 226 आर्टिकल। और क्या होता है, सिविल क्रिमिनल मैटर सारे केस में कर सकते हैं। सुपरवाइजरी पावर होता है, मतलब कि इनके नीचे जो सेशन कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो उसको ये सुपरवाइज करते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसके पास भी होता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर इसके पास भी होता है। एक चीज यहाँ पे समझना आपको, ये एमसीक्यू में बहुत पूछता है। पूछता ये है कि जो हाई कोर्ट होता है, ये सेंटर के लॉ को, आप लोग बताइए क्या सेंटर में जो लॉ बना है उस पे जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, यस या नो? या सिर्फ स्टेट वाले कानून पे ही करेगा? कर सकता है। हाई कोर्ट के पास पावर है। हाई कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो केंद्र में अगर कोई सरकार है उस पे भी कर सकता है, राज्य वाले पे भी कर सकता है। हालांकि ये जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की थी उन्होंने 1976 में, और इसके पावर को कम कर दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी का करियर किसने खराब किया था? इसी ने, राज्य सरकार ने ही किया था। राज्य सरकार ने क्या किया था? जो उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, इलेक्शन में धांधली किया था, तो उस समय ये केस हुआ था, तभी उन्होंने इसका पावर कम किया था। लेकिन फिर क्या होता है, 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वीपी सिंह, जनता पार्टी की सरकार आती है और उसे ये रिस्टोर कर देती है, मतलब कि फिर हाई कोर्ट को पावर दे देती है। सेंटर स्टेट मैटर तो वो सुप्रीम कोर्ट का आता है। चलिए, तो ये हमने देखा हाई कोर्ट के बारे में। तो समझ आया आप लोगों को इतना? ये हमने देखा संवैधानिक असंवैधानिक बॉडी, तो हमने मोस्ट ऑफ चीजें देख ली है। अब कुछ चीजें बची है, उसको हम एक दिन देख लेंगे। सारी चीजें जो बची हुई एक पास करके देख लेंगे। कल और परसों पॉलिटी का टेस्ट होगा, और साथ में हम कोशिश करेंगे जो भी एलटी ग्रेड का पेपर हो रहा है ना, उसको डिस्कस करने का। तो इस तरीके से ये सारे पेपर हम लोग कर लेंगे एक दो दिन में, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और पॉलिटी भी ऑलमोस्ट हो चुका है, बस पंचायती राज बचा हुआ है। तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कर लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू आज के लिए। ओके, गुड नाइट।